नमस्कार। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना की उलझी हुई परतों को खोलेंगे। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके दिमाग में है वो ये है कि अगर मुख्य आरोपी सिर्फ 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया और मामला तुरंत सीबीआई को सौंप दिया गया, तो फिर आज भी हजारों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो लोग शांत नहीं हो रहे? इसका जवाब इस पूरी सिस्टम की जड़ों में कहीं बहुत गहराई तक दबा हुआ है। ये समझने के लिए कि एक बाहरी इंसान को हॉस्पिटल में आने जाने की इतनी खुली छूट कैसे मिल गई, पहले हमें उसकी असली पोजीशन समझनी होगी। देखिए, 2012 में वेस्ट बंगाल सरकार ने सिविक वॉलंटियर की शुरुआत की थी। ये पुलिस के कामों में मदद करने के लिए एक टेम्पररी पोस्ट थी, जिसका पेमेंट एड हॉक बेसिस पर होता था। इनके पास कानून लागू करने की कोई ऑफिशियल ताकत नहीं होती। मतलब ये पोस्ट कभी किसी को असली ताकत या पावर देने के लिए तो बनी ही नहीं थी। पर अब जो बात सामने आती है वो सच में हैरान करने वाली है। आरोपी संजय रॉय ने सारे रूल्स को पूरी तरह से ताक पर रख दिया था। सोचिए, 2016 में कॉलेज का एक साधारण कुक 2019 आते आते डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर बन जाता है। फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाकर वो वेलफेयर सेल में एक ब्रोकर के रूप में ट्रांसफर ले लेता है। उसने न सिर्फ पुलिस बैरक्स पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया, बल्कि अपनी बाइक और कपड़ों पर कोलकाता पुलिस लिखवाकर एक नकली और भारी भरकम रुतबा भी बना लिया था। 8 और 9 अगस्त की वो रात, अगर इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीड़ित डॉक्टर अपनी 36 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट पर थीं। रात 11 बजे उन्होंने अपने माता पिता से आखिरी बार बात की थी। सुबह 2 बजे तक काम के सिलसिले में लोगों से चर्चा चलती रही। तकरीबन 3:50 पर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गईं और ठीक 4:03 पर हमलावर अंदर घुसता है और 4:40 पर बाहर निकलता है। सिर्फ इन 37 मिनट के अंदर उस सेमिनार हॉल में एक बेहद भयानक अपराध को अंजाम दिया गया। यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। क्राइम के बाद आखिर आरोपी इतनी जल्दी पकड़ा कैसे गया? हुआ ये कि जब पुलिस ने सीसीटीवी देखकर उसके बैरक पर छापा मारा, तो क्राइम सीन पर छूटा हुआ एक साधारण सा ब्लूटूथ ईयरपीस सीधे संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया। जी हाँ, बस इस एक डिजिटल सबूत की वजह से उसकी इतनी जल्दी पहचान हो सकी और वो पकड़ा गया। लेकिन कहानी उसकी गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होती। असली उलझन तो यहां से शुरू होती है। हॉस्पिटल प्रशासन का जो शुरुआती रवैया था, उसने इस पूरी टाइमलाइन को बेहद संदेहास्पद बना दिया। चलिए देखते हैं कि घटना के तुरंत बाद कैसे सबूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। इस डिटेल्स को ध्यान से सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों मेडिकल कम्युनिटी ने इसे एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मानने से इनकार कर दिया और तुरंत एक बड़ी साजिश का अंदेशा लगाया। सबसे पहले हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने माता पिता को फोन करके बताया कि ये एक सुसाइड है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाने में कई घंटों की देरी की। पोस्टमार्टम होने तक तो कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। और तो और पुलिस ने वहां इंतजार कर रहे 3 और शवों को साइड में रखकर इस शव का अंतिम संस्कार बहुत ही जल्दबाजी में करवा दिया। क्या यह सब किसी नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा लगता है? इस सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका पर बहुत कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि प्रिंसिपल के पास 2 ही रास्ते थे, या तो उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता या ना मंजूर। लेकिन यहाँ तो उनकी गलतियों की जांच करने के बजाय उन्हें तुरंत एक दूसरे बेहतर कॉलेज में ट्रांसफर दे दिया गया। एक तरह से ये उन्हें इनाम देने जैसा था। जब हम इस मामले की एक और परत खोलते हैं तो पता चलता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इस भयानक त्रासदी से बहुत पहले से ही प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशनल करप्शन यानी संस्थागत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए थे। जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। एनआरएस मेडिकल कॉलेज और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बेड कैपेसिटी बिल्कुल एक बराबर है, लेकिन एनआरएस में 1,53,650 किलो बायोमेडिकल वेस्ट रिकॉर्ड हुआ, जबकि आरजी कर में सिर्फ 4,944 किलो। ये इतना बड़ा अंतर उन आरोपों को सच साबित करता दिखता है जिनमें कहा गया था कि प्रिंसिपल अस्पताल के हैजर्डस कचरे को इल्लीगली खुले बाजार में बेच रहे थे। इसके अलावा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी यही इशारा कर रहे थे। एक डिजिटल स्किल लैब बनानी थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज ने उसके लिए लगभग 1,97,00,000 रुपए चुकाए, जबकि बिल्कुल वैसी ही लैब डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 61 लाख रुपए में बन गई। मतलब लगभग 3 गुना खर्चा दिखाया गया। 2023 से ही इन फाइनेंशियल घोटालों की कई जांचें लगातार चल रही थीं। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? जब कुछ हिम्मती मेडिकल स्टूडेंट्स ने इन घोटालों के खिलाफ आवाज उठानी चाही, तो प्रशासन ने उनकी पढ़ाई को ही हथियार बना लिया। आरोप है कि विरोध करने वाले छात्रों को जानबूझकर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फेल कर दिया गया। सीधा सा मैसेज था कि जो भी प्रशासन के खिलाफ बोलेगा, उसका करियर हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाएगा। जब ये सब बातें धीरे धीरे बाहर आने लगीं, तो पूरी दुनिया में रिक्लेम द नाइट के नाम से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
लेकिन फिर आई 14 अगस्त की रात, जब अस्पताल अचानक किसी जंग के मैदान में बदल गया। उस रात जो हुआ वो सच में डरावना था। लगभग 7 से 8 हजार अज्ञात लोग अचानक बैरिकेड्स तोड़कर हॉस्पिटल में घुस आए। उन्होंने एमआरआई मशीन्स और जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स को पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरास को चुन चुनकर निशाना बनाया गया और उन्हें तोड़ दिया गया। वहां मौजूद पुलिस को छिपने पर मजबूर होना पड़ा। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस भीड़ ने सीधे तीसरी मंजिल पर उस क्राइम सीन तक पहुंचने की कोशिश की। यह सब कुछ इतना सुनियोजित लग रहा था मानो सीबीआई के टेक ओवर करने से पहले वहां मौजूद हर एक फिजिकल सबूत को मिटा देने की तैयारी हो। हालांकि कई मीडिया आउटलेट्स ने तस्वीरें छापी और दावा किया कि तोड़फोड़ करने वालों के कनेक्शंस कुछ पॉलिटिकल पार्टी से थे, पर उन पार्टीज ने ऑफिशियली इसे पूरी तरह इनकार कर दिया। खैर, दावे और राजनीति अपनी जगह हैं, पर नतीजा ये निकला कि क्राइम सीन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। सबूतों से छेड़छाड़ हो चुकी थी। इन सब घटनाओं के बाद जनता का अविश्वास बिल्कुल समझ आता है, पर इस डर और गुस्से की असली वजह समझने के लिए हमें आरजी कार मेडिकल कॉलेज के उस पुराने और काले इतिहास को देखना होगा, जिसे न जाने कितनी बार दफनाया गया है। पीछे चलते हैं साल 2001। सुमित्रा बिस्वास नाम के एक स्टूडेंट ने कॉलेज के अंदर चल रहे एक खतरनाक सिंडिकेट का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी, और उसके कुछ ही दिनों बाद वो रूम नंबर 15 में रहस्यमयी हालत में फंदे से लटके हुए मिलते हैं। प्रशासन ने इसका क्या नतीजा निकाला? सुसाइड। लेकिन जब सीआईडी ने इस मामले की तहकीक की तो जानकारियां रोंगटे खड़े करने वाली थीं। पता चला कि यूनियन के कुछ ताकतवर लोग खुलेआम अपनी मनमानी कर रहे थे। ऐसे आरोप लगे कि वो पास के सोनागाची इलाके से सेक्स वर्कर्स को लाकर इलीगली अडल्ट फिल्म्स बनाते थे। और सबसे खौफनाक दावा तो ये था कि हॉस्पिटल में आने वाले ताजा महिला शवों का भी इन घिनौने कामों के लिए इस्तेमाल होता था। सोचिए, एक अस्पताल के अंदर क्या चल रहा था। और ये मौतों का सिलसिला यही नहीं रुका। 2003 में अरिजित दत्ता नाम के एक और व्यक्ति मृत पाए गए। रिजल्ट, इसे भी तुरंत सुसाइड बताकर फाइल बंद कर दी गई। फिर आता है साल 2016। इस बार डिपार्टमेंट हेड गौतम पाल रहस्यमयी तरीके से मृत मिले। साल दर साल कॉलेज से जुड़े हुए असरदार और प्रोमिनेंट लोग अपनी जान गंवाते रहे, और हर बार वजह एक ही बनाई गई, सुसाइड। 2020 में पौलोमी शाह नाम की एक और स्टूडेंट के साथ भी यही हुआ। वो भी मृत मिली। देखिए, ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये एक इतना साफ और डरावना पैटर्न है जो एक ऐसी संस्था की तस्वीर दिखाता है जो अपने सबसे गहरे, सबसे काले गुनाहों को सिर्फ एक शब्द के पीछे छिपाती आई है, आत्महत्या। इस लंबे इतिहास को जानने के बाद ये समझ आता है कि क्यों आज लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे। और अब तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑफिशियल तौर पर यह मान लिया है कि अगस्त 2024 के इस रीसेंट क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जिस बात का डर इन प्रदर्शनकारियों को पहले दिन से था, आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी है। जैसे जैसे सीबीआई अपनी इस जांच को आगे बढ़ा रही है, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया। जब किसी इंस्टीट्यूशन की नींव ही दशकों के छिपाए गए राज और भयानक अपराधों पर टिकी हो, तो क्या सिर्फ एक अपराध का सामने आना इस पूरे के पूरे सिंडिकेट को गिरा पाएगा? क्या इस बार सच बाहर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त पूरे देश को अपने आप से पूछना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।